अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बायोलॉजी का आज का आपका टॉपिक है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट से न्यू बेबी प्लांट जो है वो डेवलप होगा, वो जनरेट होगा, बट आर्टिफिशियली, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, सही मैनुअली इसे कोई ह्यूमन बीइंग किसी भी प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से एक न्यू प्लांट जनरेट कराए। ठीक है, तो कॉमनली आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत कॉमन मेथड है, फार्मर्स और गार्डनर्स इसको यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली। और इसके दो तरीके हैं जो आपकी बुक में गिवन है। टू कॉमन मेथड्स हैं, बाय कटिंग, ठीक है। पहले हम कटिंग को देखते हैं, कटिंग क्या होता है। इन कटिंग एक पेरेंट प्लांट की किसी भी ग्रोइंग टिप को, ठीक है, वो जो स्टेम की ग्रोइंग टिप है ना, जिसमें बर्ड्स हैं, ठीक, जिन्होंने लेटर ऑन ग्रो करना है, जिन्होंने ब्रांचेस बनानी थी, ठीक, तो किसी भी पेरेंट प्लांट की किसी एक ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम को कट करना, ठीक है। उस जो ग्रोइंग टिप है, उस टिप को किसी उस टिप को किसी पॉट में सॉइल में हमने उसको डाल देना है, ठीक है। और फिर क्या होगा, उस सॉइल में जब उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट ये सब अवेलेबल होगा, तो वो, क्योंकि वो एक स्टेम थी, लेकिन अब वो एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप करेगी और फिर उसमें लीव्स उसके ग्रो करेंगे, ठीक है। वो एक इंडिविजुअल प्लांट डेवलप कर जाएगा, ठीक। और ये चीज़ कैसे होती है, सपोज अगर हम देखते हैं कि ये एक पेरेंट प्लांट है, और जैसे कि मेन ट्रंक होता है, मेन स्टेम होती है, और उससे बहुत सारी ब्रांचेस अटैच्ड होती हैं। तो जब ये मेन स्टेम ग्रो कर रही थी, तो इसने भी कुछ एरियाज पे, जैसे सपोज ये एरिया है नोड का एरिया, ठीक है, ये एरिया है नोड का एरिया, ये एरिया है नोड का एरिया, वो एरिया जहाँ से न्यू बर्ड्स डेवलप होने हैं, ठीक है, न्यू ब्रांच, न्यू लीफ, न्यू फ्लावर्स, ये सब डेवलप होने हैं, ठीक है। पहले स्टार्ट में बडिंग होती है, छोटा सा बड डेवलप होता है, और वो बड फिर किसी भी न्यू स्ट्रक्चर में, किसी भी न्यू ऑर्गेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रांच, लीफ या फिर फ्लावर, ठीक है। तो सपोज कि इसकी, ये एक प्लांट था मेच्योर और ये ग्रो कर रहा था इस तरह से, यहाँ पर ये इसकी एक छोटी सी स्टेम थी, ठीक है, स्टेम का एक पार्ट था, सही। अब इस पार्ट में भी अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, तो इस पार्ट में भी ये जो टिप का एरिया है, ये ग्रोइंग एंड होता है स्टेम का, ठीक है। एक तो टिप ग्रो करती है, उसके अलावा जहाँ जहाँ पर नोडल एरिया होता है ना, ठीक है, जहाँ पर भी स्टेम में नोड्स होते हैं, वहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक टाइम में, कुछ स्पेसिफिक एज में जाकर वहाँ से भी न्यू ब्रांच डेवलप होनी होती है, ठीक है। तो सपोज ये एक प्लांट था, पेरेंट प्लांट, और हम चाह रहे हैं कि हमें ऐसा ही एक और प्लांट मिले, ठीक है, दो तीन ऐसे और प्लांट मिल जाए, ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हो। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके सीड्स अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन कट दिस ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम, इसकी स्टेम की कोई भी एक ग्रोइंग टिप, कोई भी एक ग्रोइंग पार्ट, ऐसा पार्ट जिसमें नोड्स जरूर आने चाहिए, जिसमें कोई बड वाला पोर्शन आना चाहिए, ठीक है, उसको हम कट करेंगे, ठीक है। जब हम उसे कट करेंगे, तो वो जो स्मॉल सा पीस हमने कट कर लिया, उसको हम सो कर देंगे, ठीक है। अगर तो वो सॉइल में ग्रो करता है तो सॉइल में सो कर देंगे, और या फिर अगर तो वो वाटर में ग्रो करने वाला प्लांट है तो हम उसको वाटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज ये हमने इसको एक पॉट के अंदर सॉइल में इसको लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जब हम इसकी वाटरिंग करेंगे, इसको सनलाइट मिलेगी, इसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ पर नोडल एरियाज है ना, उन नोड्स में से एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो करेंगी डाउनवर्ड, और उन्हीं नोड्स में से न्यू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स और ये सब स्ट्रक्चर्स
यानी कि शूट भी कंप्लीट हो जाएगी और रूट भी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो एक पेरेंट प्लांट से एक बेबी प्लांट बना कैसे? बाय कटिंग, ठीक है, बाय कटिंग द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द ग्रोइंग टिप ऑफ द पेरेंट प्लांट, ठीक है। दिस इज द कटिंग मेथड। यानी कोई भी एक स्टेम का कोई भी एक ऐसा पोर्शन हमने लेना है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने 9th क्लास में देखा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कैपेबल ऑफ माइटोसिस, ठीक। तो अगर इसमें मेरिस्टेमेटिक पार्ट यानी जो मैं नोडल एरिया कह रही हूँ, जो मैं बर्ड्स कह रही हूँ, तो वो जो नोडल एरिया है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस ग्रोइंग टिप में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। तो जब इसे इंसेंशियल कंडीशंस मिलेंगी तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करेगा, माइटोसिस होगी उनके सेल्स में, और फिर रूट्स और शूट डेवलप कर सकती है, ठीक है, सही। और एग्जाम्पल इसमें बहुत कॉमन सी एग्जांपल्स दी हुई हैं। रोज प्लांट, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो हम अपने घरों में भी करते हैं, ठीक है। गुलाब की कलमें लगाना जिसको हम कहते हैं, एक रोज प्लांट होता है और हम उसकी छोटी छोटी सी ब्रांचेस कट कर लेते हैं और उनको डिफरेंट पॉट्स में हम उनको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सही। इसका एडवांटेज क्या है? डेफिनेशन और एग्जाम्पल तो हम बुक में से देख लेते हैं जी। कटिंग का पर्पस क्या हो सकता है, कटिंग का बेनिफिट क्या हो सकता है, एडवांटेज क्या हो सकता है कि एक ही प्लांट से हम, जैसे कि एक प्लांट है और मैं उसकी बहुत सारी टिप्स कट कर लेती हूँ, और मैंने सपोज एक प्लांट की मैंने 10 टिप्स कट की हैं और वो 10 के 10 में ग्रो कर रही हूँ, तो नेक्स्ट फ्यू डेज में मुझे 10 न्यू प्लांट्स मिल जाएंगे विदाउट सीड्स, ठीक है, सही। शॉर्ट टाइम में मुझे न्यू और मल्टीपल प्लांट्स मिलेंगे, और ऑल दोज प्लांट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने ही पेरेंट प्लांट जैसे, ठीक। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं कटिंग के, सही। और अगर हम देखें सेकेंड मेथड कि कटिंग के अलावा कैसे हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकते हैं, तो सेकेंड मेथड इज बाय ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्ट का वर्ड आपने जब भी सुना होगा, ग्राफ्ट मीन्स आप किसी एक जो कोई एक पीस है, जो कोई एक पोर्शन है किसी एक मटेरियल का, वो आप किसी दूसरे मटेरियल के साथ ऐड कर रहे हो, ठीक है, ठीक। किसी एक मटेरियल का, किसी एक सोर्स का छोटा सा पीस किसी दूसरे सोर्स किसी दूसरे मटेरियल के साथ आपने ऐड करना, ग्राफ्टिंग का ये मतलब है, ठीक है। ग्राफ्ट का मतलब है कि कोई एक मटेरियल किसी दूसरे में ऐड करना, ठीक। तो ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ग्राफ्टिंग क्या चीज़ होती है? वही, यू हैव टू कट द ग्रोइंग टिप ऑफ एनी प्लांट, किसी प्लांट की ग्रोइंग टिप आपने कट की, बिल्कुल जैसे कटिंग में था, जिसमें मेरिस्टेमेटिक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ कि आप उसको सॉइल में या वाटर में उस तरह से उसको ग्रो कराओ, आप उसे किसी और प्लांट की स्टेम के ऊपर ग्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सपोज ये एक प्लांट है जिसकी वेल डेवलप्ड रूट्स हैं, ठीक है, इसकी रूट्स हैं और ये इसकी स्टेम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसने ये वाले बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए एक और प्लांट, ठीक है, मुझे अपने गार्डन में एक और प्लांट भी ग्रो करना है, ठीक है, लेकिन ये वाले प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं। ये प्लांट ए, मैं इसे प्लांट ए कह देती हूँ, ठीक है। ए टाइप के प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे चाहिए बहुत ही कम टाइम में बी टाइप प्लांट जो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जो प्लांट बी है मैं उसके मेच्योर प्लांट में से वही उसकी स्टेम्स का पार्ट, ठीक है, उसकी मैं मेच्योर प्लांट में से उसकी कटिंग्स ले लूंगी, ठीक है। तो उन कटिंग्स को इस प्लांट के, सपोज मैंने इसका भी ये पार्ट कट कर दिया, ठीक। अब जो भी इसकी स्टेम है ना, मैं उसकी इस स्टेम में इस तरह से एक डिप्रेशन क्रिएट करूंगी, कट लगाऊंगी, ठीक है। तो उन कटिंग्स को इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इन द सॉइल, मैं उनको इस ग्रोइंग प्लांट के ऊपर यहाँ पर अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये है बी टाइप प्लांट, ठीक है, विच इज ग्राफ्टेड ऑन ए टाइप प्लांट, ठीक है। इसमें एक प्लांट जो सपोर्ट कर रहा है सेकेंड प्लांट को, एक प्लांट होगा विद वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम,
ठीक है, ग्रोइंग प्लांट होगा, लेकिन वो होगा होस्ट प्लांट, ठीक है, ए इज द होस्ट प्लांट, ठीक। लेकिन जिस प्लांट की मैंने कटिंग लेकर उसे ग्राफ्ट किया है ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक, अब होगा क्या, कुछ टाइम में बी और ए दोनों टाइप के जो प्लांट्स हैं, इन दोनों, ये जो दोनों स्टेम्स हैं, इन दोनों के वेस्कुलर बंडल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यानी इस प्लांट में से जितना भी वाटर इस प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, जितना फूड है, वो सब के सब इस तक ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, वेस्कुलर सप्लाई इस तक भी होगी, ठीक। फिर क्या होगा, इसके भी यहाँ पर जो भी नोड्स हैं, बड्स हैं, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, और फिर जो भी इस प्लांट की अपनी फ्लावर्स हैं, जो भी इसके फ्रूट्स हैं, वो सब डेवलप करना शुरू हो जाएंगे, दोनों प्लांट बिल्कुल एक प्लांट जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। ठीक, और ग्राफ्टिंग का क्या एडवांटेज है, इसका भी ये एडवांटेज है कि हमें कम टाइम में, जैसे हमें सीड सो नहीं करना पड़ा और फिर उसके बाद सीडलिंग्स का निकलना और फिर उसके बाद प्लांट का स्लोली ग्रो करना, देन फ्रूट वाली स्टेज आना, ठीक है। अब हम क्या करें, किसी फ्रूट प्लांट की हम एक कटिंग ले लें, उसको ग्राफ्ट कर दें किसी और प्लांट के ऊपर जो कि जिसका वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है, ठीक है, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि हम उसके सीड्स सो करते, ठीक। तो ग्राफ्टिंग का एक और एडवांटेज भी है कि बाय ग्राफ्टिंग वी कैन ऑब्टेन द सीडलेस फ्रूट्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इससे रिलेटेड, द इम्पॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखें, नेचुरली भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, आर्टिफिशियली भी हम लोग करते हैं, तो इसके क्या फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एज वी नो कि यहाँ पे कोई ये दिस इज़ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं है, मियोसिस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो वही एक जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट, जिसको हमने चूज़ किया है कि हमने इसकी कॉपीज जनरेट करनी है, इससे इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन करानी है, ठीक है, तो उसके जितनी भी ऑफस्प्रिंग होंगे, इस मेथड से जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, जो बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे, वो सब के सब 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट होंगे, ठीक है। उनका फ्लावर कलर, उनकी हाइट, उनका ग्रोथ रेट और उनका उनका जो फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट प्रोडक्शन, ठीक, उसके बाद फ्रूट का साइज, ठीक, फ्रूट का कलर, फ्रूट का टेस्ट, वो सब के सब एग्जैक्टली 100% आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट प्लांट होगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास एक प्लांट है और हम चाह रहे हैं कि हमें इसका फ्रूट बहुत अच्छा होता है या इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो हम ऐसे ही प्लांट्स ग्रो करें, तो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को ही चूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्योंकि उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, तो हो सकता है कि जो हम फ्लावर साइज, फ्लावर कलर चाह रहे थे वो चेंज हो जाए, ठीक है, ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक वेरिएशन या हम कह सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। सो नो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन का ना होना, इसका मतलब है कि हम जो पेरेंट प्लांट की प्रॉपर्टीज चाहते थे वो 100% उसके सारे बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट में ट्रांसफर हुई हैं, ठीक है। सो गुड traits means characters like flower color, like the height, like fruit, ठीक है, fruit taste और ये सब चीज़ें, good traits of plant are 100% transferred to all the offsprings, ठीक है, ठीक।
उसके बाद सेकेंडली अगर हम देखें तो a very large number of plants can be obtained within a limited time. ठीक है, ओके जैसे कि एक प्लांट है और उसकी हमने बहुत सारी टिप्स काट ली हैं, ठीक है, जैसे हमने 10 टिप्स उसकी कट की हैं, तो वो 10 प्लांट्स, 10 टिप्स मीन्स 10 कटिंग्स मीन्स 10 न्यू प्लांट्स, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्लांट्स इससे जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड एडवांटेज इज देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। पोलिनेशन इज अ चांस इवेंट। पोलिनेशन जब भी होती है तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ पोलन जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसे किसी कोई मीडियम उस पोलन्स को कैरी करेगा फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर, ठीक है, तो ये चांस इवेंट है, ठीक, कि पोलिनेशन होती है या नहीं होती, कितने पोलन्स कितने पोलन्स फर्टिलाइज करते हैं एग्स को, ठीक है, कितने फ्लावर्स ऐसे ही डेड हो जाएंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस तरह से पोलिनेशन इज अ चांस इवेंट, तो यहाँ पर चांस वाली कोई बात नहीं है। हमने एक यहाँ पर चांस बहुत कम है, ठीक है, चांस वाला केस यहाँ पे नहीं है, ठीक, तो हम पोलिनेशन का वेट नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सो नो नीड ऑफ पोलिनेशन, ठीक है। फोर्थ, जो हमने देखा कि जैसे कि राइजोम, जैसे कि ट्यूबर्स और ये सब जो स्ट्रक्चर्स थे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, तो वो जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि दे हैव नोडल एरियाज जिसमें बर्ड्स होते हैं, ठीक है। बर्ड्स वो इनिशियल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लेटर ऑन शूट डेवलप करेंगे, रूट डेवलप करेंगे, ठीक है। तो जब तक वो जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम्स हैं, स्पेशलाइज्ड स्टेम्स, तो जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब तक वो स्टेम्स इनएक्टिव रह सकती हैं, ठीक है, वो ग्रो नहीं करेंगी, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करेंगी, ठीक है, वो इनएक्टिव रह सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट, जैसे कि पोटैटो रह सकता है कितने अरसे तक, ठीक, जब तक हम उसे इनफ वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक उसके बर्ड्स ग्रो नहीं करेंगे, उसकी जो आइज़ हैं वहाँ से बर्डिंग नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह कैरेट और बहुत सारे जितने भी प्लांट्स जिनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, उनके वो जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्शन, वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स आर केपेबल टू सर्वाइव द अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। तो इन्वायरमेंट जब अनफेवरेबल है फॉर द प्लांट ग्रोथ, तो वो ग्रो नहीं करेंगे, वो न्यू प्लांट डेवलप नहीं करेंगे, ठीक है, वो स्टेम एज इट इज़ रहेगी, उसके अंदर बर्ड्स हिडन रहेंगे, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी वो बर्ड्स ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, रूट्स और शूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन enables a plant to survive unfavorable conditions. ठीक है, लास्ट पॉइंट है प्लांट्स। अगर हम चाहते हैं, जैसे कि बनाना की एग्जांपल है, ये जो पहले जो नेचुरल बनानास होते थे, जो जिनको हम जंगली कहा करते थे, तो वो उस टाइम पे वो उनके बहुत हार्ड किस्म के सीड्स हुआ करते थे, ठीक है, ब्लैक और बहुत बड़े बड़े हार्ड सीड्स होते थे उनके अंदर, ठीक। लेकिन अब जो हम फ्रूट खा रहे हैं उसमें सीड्स नहीं होते, या एटलीस्ट लेस नंबर ऑफ सीड्स हैं, क्योंकि हमें उसे खाने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अब जो बनाना है इट इज़ सॉफ्ट, लेकिन जो ओरिजिनली जो नेचुरल बनाना हुआ करता था, जो जब जैसे हमने सिलेक्ट किया है उनको, जैसे हमने उसमें चेंजिंग की है बनानाज में, तो
इससे पहले जो नेचुरली बनाना हुआ करता था उसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते थे और वो सीड्स बहुत हार्ड होते थे, ठीक है, उन्हें हम च्यू नहीं कर सकते थे, ठीक। इसी तरह अब जो ऑरेंजेस आ रहे हैं उनमें भी लेस नंबर ऑफ सीड्स होते हैं, ठीक है। तो सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस फ्रूट्स bearing plants can only be produced by vegetative propagation, ठीक है। नेचुरली अगर वो प्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, तो उनके अंदर सीड्स होंगे, ठीक है। लेकिन इफ़ वी वांट सीडलेस फ्रूट्स तो हमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हुए एडवांटेजेस या बेनिफिट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। एक डिसएडवांटेज भी है जो कि बहुत मेजर किस्म का डिसएडवांटेज है, ये कि नेचर तो हमेशा जिसके अंदर चेंज आता है, जो इन्वायरमेंट के साथ साथ, चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने आप को डेवलप कर लेता है, ठीक है, उसी को नेचर सेलेक्ट करती है, ठीक। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे डिपेंड करें तो इसमें तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। जो पेरेंट प्लांट है उसके ऑफस्प्रिंग बिल्कुल वही जीन्स लेकर पैदा हो रहे हैं जो पेरेंट प्लांट में है, ठीक है, उनकी जीन्स बिल्कुल भी अपने पेरेंट प्लांट से डिफरेंट नहीं है। लेकिन अगर कुछ नस्लों तक ऐसा ही चलता रहेगा तो इन्वायरमेंट तो चेंज हो रहा है कॉन्टीन्यूसली, इन्वायरमेंट हार्श से ज़्यादा हार्श होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर स्पीशीज में जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आ रही अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो क्या होगा, वो स्पीशी कुछ टाइम के बाद वो इन्वायरमेंट से हार जाएगी, ठीक है, इन्वायरमेंट उसे डिफीट कर देगा, ठीक है, इन्वायरमेंट उसको सर्वाइव नहीं करने देगा, ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशंस आर मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशी, नॉट इंडिविजुअल, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशी, ठीक है। नो genetic variation could lead to survival threats for species, ठीक है, सही। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत अच्छे तरीके से करने आपने और इजी भी हैं, ठीक है। एक छोटा सा और टॉपिक है कि जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं बायोलॉजी में, जो मॉडर्न टेक्निक्स अडेप्ट की गई हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पे ही डिपेंड करने वाली एक टेक्निक है जो कि जिसे हम कहते हैं क्लोनिंग, ठीक। क्लोनिंग असल में क्या चीज़ है, क्लोनिंग मीन्स मेकिंग, टू मेक द क्लोन, ठीक है, और क्लोन इज द कॉपी, ठीक है, क्लोन इज द कॉपी, ठीक। अब क्लोनिंग का क्या मतलब है कि हम किसी एक प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से, किसी भी एक टिश्यू से, स्मॉल पार्ट से, जैसे कि बॉडी का जस्ट एक सेल भी हो, ठीक है, एक प्लांट, एनिमल, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जस्ट एक सेल भी हो, एक भी लिविंग सेल हो, तो उस एक लिविंग सेल से भी हम उसी ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं इन द लैब, ठीक है, आर्टिफिशियली, ठीक है। लैब में उसको वो सारी न्यूट्रिएंट्स, फूड और वो सब एसेंशियल हार्मोन्स, केमिकल्स, वो सब इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि उसको नेचुरली ग्रो करने के लिए चाहिए होता है। लेकिन होगा क्या, वो आर्टिफिशियली लैब में हो रहा होगा, ठीक है। क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल डॉली शीप एक प्रोड्यूस की गई है, डॉली शीप इज़ द आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक शीप का एक सेल लिया गया, ठीक है, जस्ट वन सेल, और उस एक सेल को लेबॉर्ट्री में आर्टिफिशियली फूड और वो सारी कंडीशंस जो कि लाइफ के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं, वो सब कंडीशंस प्रोवाइड की गई आर्टिफिशियली, ठीक है, ऑपरेटर्स में, इक्विपमेंट्स में, ठीक। और क्या हुआ, वो एक सेल ग्रो कर गया इनटू होल शीप, ठीक है, सही। तो प्लांट्स में भी हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्योंकि प्लांट्स में होती है तो बहुत ज़्यादा जो क्लोनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की जा रही है क्योंकि क्लोनिंग बहुत एडवांस्ड टेक्निक है, ठीक है। होता क्या है इसमें कि हमें कोई होल स्टेम नहीं लेनी, कोई नोडल एरिया नहीं लेना, ठीक है, हमें जस्ट एक छोटा सा टिश्यू चाहिए, ठीक है, जस्ट अ फ्यू नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, ठीक है, वो किसी भी बॉडी पार्ट का हो सकता है,
ठीक, तो प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी बनाना, क्लोनिंग इज जस्ट द टू प्रिपेयर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक, बाय डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, आर्टिफिशियली किसी की कॉपीज क्रिएट करना, ठीक है, टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल कॉपीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एनिमल्स के लिए भी होती हैं और प्लांट्स में भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। सपोज ये एक पेट्री डिश है, ये वो प्लेट है, ये वो ऑपरेटस है जिसके अंदर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, ठीक है। आप एक प्लांट जिसमें बहुत ही गुड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसके फ्लावर्स सेंटेड थे, उसके फ्लावर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रूट्स लगा करते थे, और आपको बिल्कुल वैसे प्लांट्स चाहिए, और आप कटिंग के मेथड को फॉलो नहीं करना चाहते, ग्राफ्टिंग को फॉलो नहीं करना चाहते, आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स चाहिए बिल्कुल वैसे ही, तो आप क्या करोगे? जस्ट टेक अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ प्लांट, उसको मेरिस्टेमेटिक है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जस्ट टेक अ स्मॉल पीस ऑफ सेल्स, ठीक है, सही, एक छोटा सा टिश्यू लिया, उसे ट्रांसफर किया इन द पेट्री डिश, इन द प्लेट, ठीक, और उसके बाद उसको हमने फूड प्रोवाइड किया, ठीक है, फूड मटेरियल प्रोवाइड किया, ठीक, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, जो भी उसे रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा फूड हमने इसी प्लेट में रख दिया, इसी पेट्री डिश के अंदर रख दिया, ठीक है। वो जो हमने उसको फूड प्रोवाइड किया उसे हम मीडियम कहते हैं, ठीक, जिसमें इसको हमने जिस सॉल्यूशन में, जिस केमिकल में, जिसके अंदर भी हमने इस टिश्यू को पुट किया है उसको हम मीडियम कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई टिश्यू न्यूट्रिएंट मीडियम में यानी फूड वाले मीडियम में रखा जाता है, ठीक है। सपोज एक टिश्यू ये था, ठीक है, एक टिश्यू यहाँ था, एक टिश्यू यहाँ था, एक टिश्यू यहाँ था और एक ये था, ठीक है, हमने इसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया, ठीक, वो थोड़ा सा ग्रो करेगा, ठीक है, वो सारे के सारे थोड़ा थोड़ा ग्रो करेंगे और वो एक अनडिस्टिंग्विश्ड मैस ऑफ सेल्स बना देंगे, ठीक है, यानी अपने ही जैसे सेल्स क्रिएट कर देंगे, जैसे कि ये ऐसे लार्ज हो गया लेकिन वो अनडिस्टिंग्विश्ड सेल्स हैं, यानी अभी कुछ पता नहीं चल रहा कि ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है, ये क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, क्या ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ समझ नहीं आ रही है अभी, ठीक है, जस्ट सेल्स के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। और ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल क्रिएट हुआ है इसे हम कैलस कहते हैं, ठीक है। देन हम कैलस को मूव करेंगे, अब इसने फूड तो ले लिया, ये ग्रो कर रहा है, ठीक, लेकिन इसको कुछ ऐसे केमिकल्स चाहिए कि वो इसकी डेवलपमेंट भी करवाएं। डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है? जस्ट इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इससे तो ये इतना बड़ा मैस ऑफ सेल बन जाएगा, ये तो कोई प्लांट बॉडी ना बनी, ठीक है। तो यू हैव टू प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, जो प्लांट बॉडी में हार्मोन्स होंगे जो कि बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो वाले हार्मोन्स आपने प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो आप इस कैलस को इस मीडियम से रिमूव करोगे, ठीक है, पुट द कैलस इन another medium which contain important hormones, ठीक है, सही। तो उस सेकेंड मीडियम में क्या होगा, छोटी छोटी एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होंगी, वो जो मैस ऑफ सेल्स था ना, अब उन सेल्स को पता चल गया कि हमने रूट्स डेवलप करनी है, हमने शूट डेवलप करना है, ठीक है, तो एक छोटा सा प्लांट वहीं पे डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये सारे जो कैलसेस हैं ये सब छोटे छोटे प्लांट्स में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फिर इस मीडियम से जब वो प्लांट्स में थोड़े से मेच्योर होंगे तो उन प्लांट्स को पॉट्स में ग्रो किया जाएगा, ठीक है, सॉइल में उनको ग्रो किया जाएगा। तो विद अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू, नॉट द स्टेम, नॉट द होल कटिंग, एक छोटे से पीस से बहुत सारे अनकाउंटेबल प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं जस्ट इन अ स्मॉल डिश, ठीक है, सही। तो ये जो हमने एक टिश्यू लिया और उस टिश्यू की ग्रोथ की है ना, ठीक है, ठीक, तो इस टेक्निक को हम कहते हैं द टिश्यू कल्चर टेक्निक। हमने एक टिश्यू लिया और उस टिश्यू को ग्रो करवाया इन आर्टिफिशियल मीडियम्स, ठीक है, और हमने किया क्या है, एक प्लांट की कॉपीज जनरेट की हैं,
दिस प्रोसेस इज द क्लोनिंग। और ये जो हमने टेक्निक यूज़ की है कि ये जो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि एक टिश्यू लेना है, उस टिश्यू को इस तरह से ग्रो कराना है इन द न्यूट्रिएंट मीडियम फर्स्ट, देन इन द हार्मोनल मीडियम। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है क्लोनिंग के लिए जो हमने टेक्निक यूज़ की है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, दिस प्रोसेस इज द क्लोनिंग कि एक प्लांट का हमने लैब में, ये सब स्किप कर दो, एक प्लांट को से हमने एक पीस लेके लैब में आर्टिफिशियली इस प्लांट के बेबी प्लांट्स हमने जनरेट करवाए हैं। दिस इज द क्लोनिंग ऑफ दिस प्लांट। ठीक है, ऑल दीज बेबी प्लांट्स आर द क्लोन्स। ठीक है, लेकिन हमने क्लोनिंग कराने के लिए टेक्निक कौन सी यूज़ की है, क्या प्रोसेस यूज़ किया है, द टिश्यू कल्चर प्रोसेस। ठीक है, सही, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आज के लिए आप इतना ही देखोगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है।